नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद लौटे स्वदेश। दोनों देशों ने संबंधों का विस्तार कर उसे विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। 8 समझौतों पर भी हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सागर की जगह महासागर दृष्टिकोण रखा सामने। पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित। गंगा तालाब में प्रयागराज के महाकुंभ का किया जल अर्पित। हरियाणा में फिर चली बीजेपी की आंधी। नगर निकाय की 10 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटों पर फहराया परचम। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत। कांग्रेस का हुआ सफाया। सीएम सैनी ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार पर लगी मुहर। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। औद्योगिक उत्पादन में तेजी। विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में जनवरी में 5% की वृद्धि। खुदरा महंगाई दर फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर पर 3.6% पर पहुंची। पाकिस्तान सेना का दावा, हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने की कार्रवाई पूरी। सैन्य अभियान में 33 अलगाववादी और 21 बंधक मारे गए। 346 बंधकों को कराया गया मुक्त। 28 सैनिकों की भी हुई मौत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बेहद सफल यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारतीय जन समुदाय को योगदान का सराहना करते हुए उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को विस्तारित कर उसे विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के बीच 8 समझौता पत्रों पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सागर की जगह महासागर के दृष्टिकोण को भी पूरी दुनिया के सामने रखा। बेहद सफल 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तो दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर भी विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा यात्रा में कैसे दोनों देशों के संबंधों को मिली नई ऊंचाई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन इस प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में बड़े फैसले हुए। पोर्ट लुइस में हुई बैठक में पीएम मोदी और उनके समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत मॉरिशस साझेदारी को इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने के साथ साथ घोषणा हुई कि मॉरिशस में नया संसद भवन बनाने में भारत सहयोग करेगा। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का भी फैसला हुआ। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी और पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने उच्च प्रभाव वाली 20 सामुदायिक विकास परियोजनाओं और मॉरिशस एरिया हेल्थ सेंटर के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया। ये शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। दोनों देशों में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली,
ऋण सुविधा समझौता, एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग, वित्तीय अपराधों से निपटने, राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और गैर सैन्य जहाजों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। पीएम ने घोषणा की कि डिजिटल हेल्थ, आयुष केंद्र, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। पीएम ने भारत के सागर विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ के लिए महासागर का विजन दिया। वहीं मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया has honored us by his presence amidst us on the occasion of the National Day celebrations of the 57th anniversary of our independence. His distinguished presence on this momentous occasion is testimony to the unique and very special relations which bind our two countries. साझी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की मजबूत डोर से बंधी भारत मॉरिशस दोस्ती को आगे ले जाने में पीएम मोदी के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा से परस्पर सहयोग में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परेड में भारतीय नौसेना ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा सम्मान। इस बार पीएम को मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है। सम्मान पर आभार जताते हुए पीएम ने इसे भारत मॉरिशस की विशेष दोस्ती, मॉरिशस में रह रहे भारतवंशियों और देश के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में बेमिसाल योगदान के लिए पीएम को ये अवार्ड दिया गया। आमतौर पर ये सम्मान स्टेट हाउस में दिया जाता है, लेकिन इसे खास तौर पर राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रदान किया गया। I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. पीएम को सम्मानित किए जाने से पोर्ट लुइस में मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह और भी यादगार बन गया। पीएम इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भी रहे। परेड में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। जब ये दस्ता गुजरा तो पीएम ने खड़े होकर इसका उत्साह बढ़ाया। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जय हो गीत की धुन ने अलग ही रंग घोल दिया।
इससे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे दिन भी शीर्ष हस्तियों से मुलाकातें जारी रहीं। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम से मॉरिशस के नेता विपक्ष जॉर्जियस बियरे लेसजोंगर्ड ने भी मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस की जनता का अपार प्रेम भी देखा गया। मॉरिशस की जनता पीएम की एक झलक पाने को बेताब नजर आई। सड़कों पर उमड़े जनसमूह ने हाथों में मॉरिशस के ध्वज के साथ साथ तिरंगे भी उठा रखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि वहां की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बड़ी है और वहां के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गंगा तालाब है। गंगा नदी की तरह ही पवित्र मान्यता के स्वरूप इस तालाब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के त्रिवेणी का पवित्र जल अपने साथ लेकर गए थे, जिसे उन्होंने मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया। ये है मॉरिशस स्थित गंगा तालाब, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती और पूजन कर रहे हैं। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। मॉरिशस की यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी अपने तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पहुंचे गंगा तालाब। पीएम मोदी ने गंगा तालाब में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान का संगम का पवित्र जल अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पहले गंगा तालाब में महाकुंभ का जल मिलाया और फिर आरती की। ये ऐतिहासिक अवसर 50 वर्ष बाद आया है, जब गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया गया है। दरअसल मॉरिशस का गंगा तालाब भारत से दूर रहने वाले भारतीयों के लिए गंगा नदी का प्रतीक है। वर्ष 1972 में गंगा तालाब को गंगा नदी के पवित्र जल से भर दिया गया था। तब से यहाँ हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया, जिसे भारतीय मूल के लोगों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये स्थल हिंदुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसके दर्शन कर भाव विभोर हो गया। पीएम ने लिखा, मॉरिशस में पवित्र गंगा तालाब के दर्शन कर भाव विभोर हो गया। इसकी पावन जलधारा के किनारे दोनों देशों के बीच के आध्यात्मिक संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये सीमाओं से परे है और हमारी कई पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि वे महाकुंभ का जल लेकर आए हैं। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। गंगा तालाब भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिरों से घिरा है। गंगा तालाब में शिव मंदिर, जिसे स्थानीय किंवदंती के अनुसार 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 1897 में पंडित झुम्मन गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। 2004 में महाशिवरात्रि के दौरान मॉरिशस ईश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग में एक चमत्कारी घटना घटी, जहां ऐसा लगा जैसे मंदिर पर भगवान शिव का चेहरा दिखाई दिया हो। एक उल्लेखनीय विशेषता शिव की 33 मीटर ऊंची मंगल महादेव प्रतिमा है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे 2007 में पूरा किया गया था। ये प्रभावशाली प्रतिमा गुजरात के वडोदरा में सुरसागर झील के पास स्थित शिव प्रतिमा से प्रेरित है। 2017 में देवी मां दुर्गा की 33 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। महाशिवरात्रि के दौरान 4 लाख तक तीर्थयात्री कांवड़ लेकर आते हैं। फूलों और छोटे दर्पणों से ढके लकड़ी के मेहराब और झील से पवित्र जल लाते हैं। वे अपने घरों या इलाकों में शिवलिंग पर ये गंगा जल चढ़ाते हैं। पोर्ट लुइस से जय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
संसद में बुधवार को हंगामा देखने को मिला तो वहां विधायी कामकाज भी संपन्न हुआ। लोकसभा में ऑयल फील्ड के विनियमन से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद पारित हो गया तो राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। दोनों सदनों में तमाम सांसदों ने सरकार से सवाल पूछे तो वहीं विपक्षी दलों ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट भी किया। संसद की कार्यवाही पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को जमकर कामकाज हुआ। दोपहर बाद लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई। चर्चा के बाद ऑयल फील्ड के विनियमन से जुड़ा बिल पारित किया गया। यह विधेयक तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए लाया गया था, जिसके तहत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को नियंत्रित करता है। विधेयक में निकासी पट्टा देने का प्रावधान है। And I can say that our long-term strategy for energy security revolves around the trilemma of availability, affordability and sustainability. And so far we have navigated all three, availability, affordability and sustainability, I think very successfully under the Honorable Prime Minister's very bold and upfront and decisive leadership. इससे पहले शून्यकाल में लोकसभा में कई सांसदों ने अपने मुद्दे उठाए। 1951 में हमारे यहाँ आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपुरना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। बात राज्यसभा की करें तो दोपहर बाद रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई, जिसमें कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। Our government has reaffirmed its unwavering commitment to the transforming Indian Railways into a world-class network. The introduction of 136 Vande Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 50 Namo Bharat rapid rail services. दोनों सदनों में कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत रिन्यूएबल ऊर्जा में तय लक्ष्य को हासिल कर लेगा, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गोकुल मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। ओवरऑल 75 गीगावाट्स इन 2014 से आज हमने 222 गीगावाट तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ा जंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। 2014 तक हमारे देश का पूरा दूध का उत्पादन 146.31 मिलियन टन था। आज 10 वर्षों के अंदर में हमारा 63.5% ग्रोथ है और इस साल हमारा 239.30 मिलियन टन ग्रोथ हुआ है। गौरतलब है कि सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस सहित इंडी के दलों ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट भी किया। शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के समान अवसर मिल सके और वे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दें। 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक कार्य योजनाओं के विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रकार है: प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, ऋण योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पोषण अभियान जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना जन जीवन मिशन के तहत, और ये अन्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा ये संचालित किया जाता है।
और इसका लक्ष्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्ग को समान अवसर के साथ साथ समान कल्याण के साधन भी मुहैया हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने इस दौरान नीति निर्माताओं से विश्वविद्यालय उद्योग संबंध और भविष्य की तैयारी पर अधिक काम करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता और उन्नत कौशल विकसित करने की भी सलाह दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के सभी नीति निर्माताओं को कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज और फ्यूचर रेडीनेस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिन विषयों में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। 10 में से 9 शहरों के निकाय में बीजेपी ने परचम लहराया है। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को चुना है। इस जीत के बाद पूरे हरियाणा में बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस हार के कारण खोजने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद कहा कि ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत के लिए बधाई दी है। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इस महाविजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है, जिसके लिए मैं उन्हें हृदय से सराहना करता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हरियाणा के निकाय चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा, हरियाणा को है सिर्फ मोदी जी पर विश्वास। हरियाणा विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नगर निगम और नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा को अपना आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा वार्ड से लेकर विधानसभा और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इस जीत के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणा भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वार्ड स्तर तक पहुंची जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकासोन्मुखी नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।